हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। क्लास 12th का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हम, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसके अंदर मैंने आपको बताया था जो भी हमारा म्यूनसिपैलिटी का वेस्ट होता है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ह्यूमन एक्सक्रीटा। ह्यूमन एक्सक्रीटा है जो सबसे ज़्यादा वेस्ट कंसिडर किया जाता है, और इसके अंदर दो चीज़ प्रेजेंट होती है, एक तो ऑर्गेनिक वेस्ट और एक इसके साथ प्रेजेंट होते हैं पैथोजेंस। तो अगर हम इसे डायरेक्टली वाटर बॉडीज में रिलीज कर देंगे तो उसमें जाकर ये ऑर्गेनिक मैटर मिक्स हो जाएगा और पैथोजन भी मिक्स हो जाएंगे। तो दीज पैथोजन कैन कॉज डिजीजेस, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट है ये वाटर की बीओडी को इंक्रीज कर देगा। बीओडी क्या होती है इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इससे पहले वाली वीडियो में। तो अगर बीओडी ज़्यादा होगी किसी भी वाटर बॉडी की तो पोल्यूशन लेवल क्या होगा? ज़्यादा। और हमने ये भी बात किया था कि जो बीओडी है वो आपके वाटर बॉडी के अंदर, जैसे ये ऑर्गेनिक मैटर मिक्स है, तो आपके जो माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, इनको इसको डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और जब ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा तो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन की कंजप्शन है वो भी ज़्यादा होगी। तो फिर जो और एक्वेटिक प्लांट और एनिमल हैं उनके लिए ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उनकी डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। वाटर बॉडी के अंदर ये ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है। एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में वाटर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम रहता है। तो अगर आपकी बीओडी ज़्यादा होगी यानी कि ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है तो वाटर में पोल्यूशन ज़्यादा है। तो ऑर्गेनिक वेस्ट को अगर आप एज इट इज़ वाटर बॉडी में रिलीज़ करोगे तो वो उसकी बीओडी को इंक्रीज़ कर देगा। इससे पहले वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हमने देखा था कि हमने जो हमारा वेस्ट था उसको एरेशन टैंक में डाला था और हमने उसके लिए एरेशन प्रोवाइड कराई थी, यानी ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई थी। यहाँ पर हम ऑक्सीजन क्यों प्रोवाइड करा पा रहे? क्योंकि वाटर बॉडी में डिजॉल्व ऑक्सीजन हम यूज़ नहीं कर रहे, हम एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को मिक्स कर रहे हैं इसके अंदर विद द हेल्प ऑफ एजिटेटर इन एरेशन टैंक, जिसकी वजह से जो बीओडी डिक्रीज होनी है वो यहीं पर डिक्रीज हो जाए। बैक्टीरिया यहीं पर इसको डाइजेस्ट कर दें और जब ये वाटर बॉडी में रिलीज होएगी तो वहाँ पर हमें यूज़ नहीं करना पड़ेगा ऑक्सीजन को। क्लियर? एरेशन टैंक के बाद यहाँ पर एरेशन टैंक है, आप ऑक्सीजन बाहर से दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे वो एरोबिक बैक्टीरिया होंगे, यानी उन्हें काम करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ से जो भी आपका मटेरियल होता है आफ्टर एरेशन टैंक, एरेशन टैंक में एक ही काम है कि बीओडी को हमें डिक्रीज करना है। जैसे ही एरेशन टैंक में बीओडी डिक्रीज हो जाती है, इस वेस्ट को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं डाइजेस्टर के पास। यहाँ पर क्या होता है, जो आपका लिक्विड है उसको हम सेपरेट करके डिस्चार्ज कर देते हैं वाटर बॉडी में, क्योंकि अब इस लिक्विड के अंदर कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है, पैथोजन हम रिमूव कर चुके हैं और बीओडी इज़ वेरी मच डिक्रीज्ड। इस वाटर की बीओडी बहुत कम हो चुकी है, यानी कि अब ये वाटर आराम से जा सकता है। यह आपका सेडिमेंटेशन टैंक है। सेडिमेंटेशन टैंक का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप इसे स्टोर करके रखेंगे इन अनडिस्टर्ब्ड फॉर्म फॉर 4 to 5 आवर्स। 4 to 5 आवर्स के लिए हम इस सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर इसको स्टोर करके रखेंगे। जब ये अनडिस्टर्ब्ड रहेगा 4 to 5 आवर्स के लिए, तो इसके अंदर क्या होगा कि लिक्विड जो है वो सेपरेट हो जाएगा और सॉलिड जो है वो नीचे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। लिक्विड को हम क्या बोलेंगे? इफ्यूलेंट। इस इफ्यूलेंट को हम सेपरेट कर लेते हैं और डिस्चार्ज कर देते हैं वाटर बॉडी के अंदर, क्योंकि अब जो ये लिक्विड है, ये इफ्यूलेंट है, इट इज़ सेफ टू यूज़ बिकॉज इसकी बीओडी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है।
और जो सॉलिड नीचे की तरफ सेटल हो गया है उसे हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। इसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट है और आपके फ्लॉक्स प्रेजेंट हैं। इस एक्टिवेटेड स्लज में से कुछ पार्ट हम इन फॉर्म ऑफ इनोकुलम ट्रांसफर कर देते हैं एरेशन टैंक को। ठीक है, जिस तरीके से दूध को दही बनाने के लिए आपको उसमें थोड़ा सा दही ऐड करना पड़ता है ताकि पूरा दूध दही में कन्वर्ट हो जाए, इसी तरीके से एरेशन टैंक के अंदर आपको इनोकुलम की सप्लाई करनी पड़ती है ताकि वहाँ पर फ्लॉक्स आ जाएं और वो अपना काम कर सकें। तो जो आपके एक्टिव, अब देखो सॉलिड और लिक्विड मिला, लिक्विड को इफ्यूलेंट बोला, डिस्चार्ज कर दिया वाटर बॉडीज में। अब सॉलिड का क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो कुछ पार्ट, जैसे इसका 90% पार्ट हमने यहाँ रख लिया, 10% पार्ट को हमने यूज़ किया इन फॉर्म ऑफ इनोकुलम और ट्रांसफ़र कर दिया एरेशन टैंक के अंदर। एरेशन टैंक में अब ये इनोकुलम या स्टार्टर की फॉर्म में एक्ट करेगा, उसको आपने कुछ बैक्टीरिया और फंजाई इंट्रोड्यूस करा दिए और 90% एक्टिवेटेड स्लज को आप ट्रांसफ़र करते हैं एनएरोबिक डाइजेस्टर के अंदर। इस एनएरोबिक डाइजेस्टर के अंदर क्या होता है, यहाँ आपके एनएरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ये एनएरोबिक बैक्टीरिया आर मेनली मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस वो बैक्टीरिया हैं विच हेल्प्स टू प्रोड्यूस द मीथेन गैस। ठीक है, जो आपके ऑर्गेनिक वेस्ट या एक्टिवेटेड स्लज से मीथेन गैस और CO2 की फॉर्मेशन करते हैं। इस मीथेन गैस को आप यूज़ कर सकते हैं एज बायोफ्यूल बिकॉज दिस मीथेन गैस इज़ फ्लेमेबल। फ्लेमेबल मतलब जो आग पकड़ सके। तो आप क्या करते हैं, एक्टिवेटेड स्लज का 10% ट्रांसफ़र कर देते हैं इन फॉर्म ऑफ इनोकुलम फॉर एरेशन टैंक और 90% ट्रांसफ़र करते हैं एज अ एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, इससे पहले जब प्राइमरी ट्रीटमेंट किया था तो वो हमारा प्राइमरी स्लज था, इसको हमने क्या कहा, एक्टिवेटेड स्लज। इस एक्टिवेटेड स्लज को आप ट्रांसफ़र करते हैं एनएरोबिक डाइजेस्टर के अंदर। यहाँ पर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे वो एनएरोबिक होंगे नेचर में, यानी यहाँ आपको एरेशन देने की या ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनएरोबिक बैक्टीरिया में से भी जो ये बैक्टीरिया होते हैं दीज आर मेनली मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस का मतलब वो बैक्टीरिया जिनके अंदर कैपेसिटी होती है मीथेन गैस को प्रोड्यूस करने की। तो एक्टिवेटेड स्लज से ये मीथेन एंड CO2 को प्रोड्यूस कराते हैं विच एक्ट एज अ बायोफ्यूल और गोबर गैस, जिसे आप बायोफ्यूल या गोबर गैस भी कहते हैं। ठीक है, और इसको हम यूज़ करते हैं एज बायोफ्यूल, हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम बायोगैस के फॉर्म में यूज़ कर सकें, क्योंकि जो मीथेन है वो आपका फ्लेमेबल गैस है, उस पर आग लग सकती है। दूसरा बेटा, एक्टिवेटेड स्लज से जो गैस निकली उसको आपने कलेक्ट कर लिया गोबर गैस की फॉर्म में या बायोफ्यूल की गैस फॉर्म में। उसके बाद जो सॉलिड वेस्ट निकला एक्टिवेटेड स्लज से, जो सॉलिड वेस्ट निकला उसको आपने इन फॉर्म ऑफ मैन्योर फील्ड्स के अंदर यूज़ किया, दैट इज़ योर बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, अब बायो फर्टिलाइज़र क्या होता है, बायो फर्टिलाइज़र वो होते हैं जो जिसमें आप जैसे गोबर को यूज़ करते हैं, ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटा को यूज़ करते हैं। ये क्या करते हैं, ये नेचुरली सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। यहाँ पर आप किसी केमिकल को, यूरिया को, इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये हार्मफुल भी नहीं होते और ये नेचुरल मेथड से आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। तो ये था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसमें आपको पता चला होगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है सीवेज की ट्रीटमेंट करना। अगर ये डायरेक्टली हमने वाटर में डाल दिया तो वाटर को पोल्यूशन में देगा, दूसरा ह्यूमन के अंदर डिजीज़ कॉज करने की कैपेसिटी भी रखता है। ठीक है, तो हमें बहुत ज़रूरी है। अब आप देख रहे हैं माइक्रोब्स ही हेल्प कर रहे हैं हमारे,
माइक्रोब्स को किल करने के लिए, तो दे आर यूजफुल फॉर अस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको याद रखना है 2 टाइप के माइक्रोब्स का यूज़ किया। एक तो हमने यूज़ किए एरोबिक माइक्रोब्स, ठीक है, एक हमने यूज़ किया एरोबिक माइक्रोब्स जिसमें जो हमने यूज़ किए एरेशन टैंक के अंदर, ठीक है, जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत थी काम करने के लिए। और एक हमने यूज़ किए एनएरोबिक माइक्रोब्स, और ये एनएरोबिक माइक्रोब्स हमने यूज़ किए एनएरोबिक डाइजेस्टर में, जिससे हमने कन्वर्ट किया बायोगैस के अंदर और बायो फर्टिलाइजर्स के अंदर। ठीक है, एक बेटा होता है बायोपेस्टिसाइड्स, ये टर्म भी अभी समझिए, बायोपेस्टिसाइड क्या होता है, बायोविडिसाइड्स क्या होते हैं, या फिर बायोहर्बिसाइड्स क्या होते हैं। देखो, क्रॉप आपने फील्ड के अंदर क्रॉप उगाई हुई है, अगर क्रॉप के साथ साथ कुछ और प्लांट्स भी उग रहे हैं, चाहे वो यूजफुल हों चाहे नॉट हार्मफुल हों, उन्हें हम बोलते हैं वीड्स। ठीक है, हम नहीं चाहते कि क्रॉप के साथ कोई और प्लांट ग्रो करे, क्योंकि जो न्यूट्रिशन, जो इरिगेशन या वाटर हम क्रॉप को प्रोवाइड करा रहे हैं वो दूसरे प्लांट यूज़ करने लग जाएंगे फॉर देयर ग्रोथ। ठीक है, उनको हम केमिकल स्प्रेड करके अगर डिस्ट्रॉय करते हैं तो वो किसी न किसी फॉर्म में हमारे मेन प्लांट को या क्रॉप प्लांट को भी हार्मफुल कॉज दे सकते हैं। दे कैन कॉज हार्मफुल इफेक्ट ऑन द मेन क्रॉप ऑल्सो। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या कहा कि हम ऐसे बायोपेस्टिसाइड्स या बायोविडिसाइड्स यूज़ करेंगे जो उन प्लांट्स को डिस्ट्रॉय भी कर देंगे और मेन क्रॉप के अंदर इफेक्ट भी नहीं डालेंगे। तो वो बायोविडिसाइड्स या बायोहर्बिसाइड्स कहलाते हैं। ऐसे माइक्रोब्स जो सिर्फ अनवांटेड प्लांट को क्रॉप फील्ड से रिमूव करे, वो बायोविडिसाइड्स या बायोहर्बिसाइड्स कहलाते हैं। क्लियर? दिस इज ओनली अ प्लांट, ये प्लांट ही है जो हमारे क्रॉप में या मेन क्रॉप को कवर कर रहा है। दूसरा, बायोपेस्टिसाइड्स क्या है? बायोपेस्टिसाइड्स वो हैं जो पेस्ट को किल करें। पेस्ट मतलब रैट हो गए, ग्रास होपर्स हो गए, अभी आपकी टिड्डियाँ आई थी जो क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर रही थी, ये पेस्ट हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट के अंदर डिजीज कॉज करें वो पेस्ट होते हैं। अगर आप बैक्टीरिया या फंजाई को पेस्ट कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम बायोपेस्टिसाइड कहते हैं। बायोपेस्टिसाइड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज बीटी कॉटन। तब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी आप इतना याद रखें, इसमें क्या होता है कि कोई भी इंसेक्ट अगर कॉटन की लीफ को खाता है तो उसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया कॉटन को हार्मफुल नहीं कर रहा, पर वो उस बैक्टीरिया या उस पैथोजन को हार्म कर रहा है जो उसकी लीफ को खा रहा है। क्लियर? तो ये है एक बायोपेस्टिसाइड का एग्जाम्पल। इसके अंदर अभी हमें बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड फूड सप्लीमेंट के बारे में और बात करनी है। आप इसे एनसीईआरटी से रीड करें। आई होप आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू।